अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे और अल्लाह आपकी दिली जायज़ तमन्नाओं को हमेशा पूरा करे। तो आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को मेरी कहानियाँ वक्त पर मिलती रहेंगी। कहानियाँ रोज़ 7:30 बजे अपलोड होती हैं, तो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आज की कहानी भी है वही यार दिलदार, उसका 3rd पार्ट। तो शुरू करते। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स लिखिए और बताइए आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। आदिल अपना बैग खोले पिछले आधे घंटे से कपड़े सिलेक्ट, फिर रिजेक्ट करने में मसरूफ़ था। अनस एक तरफ चादर बिछाए कपड़े इस्त्री कर रहा था। अहसन मोबाइल पर गेम में मसरूफ़ था। हैदर की बहन की शादी थी, वो घर गया हुआ था। मुहिबुल्लाह असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया हुआ था। अनस के कपड़े इस्त्री हो गए थे। उसने चादर लपेटकर साइड में रखी, इस्त्री दीवार के साथ में खड़ी कर दी। अहसन की गेम का एक राउंड ख़त्म हो गया। उसने मोबाइल बंद करके चार्जिंग पर लगा दिया। मुहिबुल्लाह नमाज़ पढ़कर वापस आ गया। बस नहीं हुआ तो बस आदिल का ही काम मुकम्मल नहीं हुआ। वो अभी तक कपड़ों के इंतखाब में नाकाम था। मुहिबुल्लाह ने टोपी सर से उठाकर सिरहाने रखी और आलती पालती मारकर बैठ गया। ध्यान से आदिल की कार्रवाई का मुलाहिजा करने लगा। मुहिबुल्लाह की देखा देखी एहसन भी उसके साथ ही जुड़कर उसी अंदाज में आदिल की जानिब मुँह करके बैठ गया। अब चूँकि अनस की फ़िलहाल दूसरी कोई मसरूफियत नहीं थी, सो वो भी मुहिबुल्लाह की दूसरी जानिब उसके कंधे से कंधा जोड़कर बैठ गया। कुछ देर तक तीनों खामोश बैठे आदिल को कपड़ों की उठापटक करते देखते रहे। तभी आदिल को गैर मामूली सी खामोशी का एहसास हुआ। गर्दन घुमाकर देखा, तीनों कतार में बुद्धा की स्टाइल में बैठे उसे घूर रहे थे, ऐसे कि उन पर पत्थर के मुजस्समों का गुमान होता था। पलक तक नहीं झपक रहे थे। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जब तेरी मुहिम इख्तिताम को पहुँचेगी ना, तो हम तालियां बजाएंगे। अहसन के लब हिले। तो फिर बजा लो तालियां, इख्तिताम को पहुंच गई है मेरी मुहिम। बड़ा सियाना है तू। इलेक्शन मुहिम की तरह बगैर किसी नतीजे के ही मुहिम ख़त्म हो गई। तो क्या करूं? ढोल गले में डालकर नाचना शुरू कर दूं? धीरज यार धीरज, गुस्सा क्यों खा रहा है? ला मुझे बता, मैं कुछ मदद कर देता हूँ। ये तेरी कुल 6 शर्ट्स हैं, 4 पैंटें हैं और एक ये शलवार सूट है जो तूने शायद आखिरी बार ईद की नमाज के लिए पहना था। अब इसमें से तूने हैदर की बहन की शादी के लिए कपड़े चुनने हैं, है ना? अहसन ने सवालिया नज़रों से आदिल की तरफ देखा। आदिल ने गर्दन हिला दिए। ऐसा कर, मेहंदी के लिए शलवार सूट पहन ले और शादी वाले दिन के लिए थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, आंखें बंद करके शर्ट उठाना शुरू कर। 3 नंबर पर जो भी शर्ट हाथ में आए बस वही तेरी लकी शर्ट होगी। फिर उसके साथ पैंट सेट कर ले। अहसन ने आसान तजवीज़ का हल पेश किया। अनस ने तालियां बजाई। मुहिबुल्लाह ने सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया। उससे बेहतर है कि मैं शर्ट के अंदर पत्थर लपेट कर तुझे मारना शुरू कर दूं। जिस पत्थर वाले शर्ट से तेरा सर खुल जाएगा बस वही शर्ट मुंतखब कर लूँगा। ये तजवीज़ ज़्यादा बेहतर है। अनीस की बत्तीसी बाहर आई। फिर अहसन उसके घूरने पर फ़ौरन ही अंदर कर ली। मुहिबुल्लाह अपनी जगह से उठा, 2 शर्ट्स और 1 पैंट उठाकर आदिल की जानिब बढ़ाई। ये दोनों दिन के लिए हैं, अब बैग बंद कर दे। आदिल ने खामोशी से सर झुका दिया। तुम लोगों ने तैयारी नहीं करनी? आदिल बगैर किसी का नाम लिए सवाल किया। जवाब अहसन की जानिब से सबसे पहले आया। भाई मैं तो आंखें बंद करके बैग में हाथ मारूंगा, जो कुछ भी निकल आएगा वही पहन लूँगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखूँगा कि बैग अनस का हो। अनस खासा खुश लिबास इंसान था। उसने फिर खीखी शुरू कर दी। अहसन भाई, आप माशाल्लाह कद काट में मुझसे बहुत बेहतर हैं। मेरे कपड़े पहन लिए तो लगेगा बचपन के कपड़ों में शादी में शरीक हुए हैं। फिर क्या हो गया? मैं कौन से मामे के पुत्र की शादी है? तभी तो अहसन को ख्याल आया, मौलवी तू क्या पहनेगा शादी में? नहीं यार, मैंने माजरत कर ली है हैदर से। अब्बा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे शायद घर जाना पड़े। तुम लोगों ने कब निकलना है? कल दोपहर में निकलेंगे, परसों शाम तक इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मुहिबुल्लाह ने गर्दन हिलाई। आदिल चाय पिलाई यार। मुहिबुल्लाह आदिल की तरफ मुड़ा। कभी कुरा फाल किसी और के नाम का भी निकाल लिया कर। किसी और के हाथ की चाय में वो बात कहाँ प्यारे। प्यार से आदिल की तरफ देखा। बस बोलती बंद करा दिया कर। मुंह बनाता हुआ चाय बनाने के लिए उठ गया।
हैदर, बात सुनो सुनो। हैदर ने चौंक कर इधर उधर देखा। यहाँ हूँ मैं, आवाज़ दीवार के परली तरफ से आ रही थी। अब के माही का चेहरा दीवार की दूसरी तरफ से बरामद हुआ। गालबन स्टूल रख कर उस पर चढ़ी हुई थी। उफ, क्या बचपना है माही, शादी वाला घर है, कोई देख लेगा तो 100 बातें होंगी और 100 बातें बनेंगी। बातें बनने की क्या तुक है भला, खालाजाद है हम दोनों, बचपन के मंगेतर हैं। माही ने नाक चढ़ाई। अच्छा बोलो क्या बात है। और वो जो तुमने चूड़ियाँ लाए हो ना मेरे लिए, इतना छोटा साइज़ है, ये देखो सारा हाथ ज़ख्मी कर लिया है मैंने, फिर भी नहीं चढ़ी। माही ने कहते हुए कलाई सामने कर दी। जगह जगह से कट लगे हुए थे। अच्छा ठीक है, अगली बार कलाई काट कर साथ ले जाऊंगा, फिर नाप करके चूड़ियाँ आ जाएंगी। खुश? माही ने तड़प कर हाथ पीछे किया। जालिम कहीं का, अंगूठी भी छोटी है। ओके, अगली मर्तबा उंगली भी काट कर ले जाऊंगा। अब जाऊं मैं, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। रुको 2 मिनट। 2 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं मुझे रुके हुए। बात करो तुम्हें कुछ अंदाज़ा है इस खतरे का जो हमारे गिर्द मंडला रहा है? सवालिया नज़रों से हैदर को देखा। तीसरी आलिमी जंग का खतरा? जहन पर जोर डालकर जवाब दिया। नहीं, मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। न तुम्हारी कलाई काटूंगा न उंगली। हैदर, वो चीख उठी। सीरियस होकर सुनो, मेरी फूफी जिनको 20 साल बाद अचानक ही मिट्टी की खुशबू और भाई की याद वापस खींच लाई है ना, उनके तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ज़रूरत से बल्कि हद से ज़्यादा वारी सदके जा रही हैं मुझ पर। तो इसमें ख़तरे वाली कौन सी बात है? हैदर की समझ में नहीं आया। खतरा फुप्पी से नहीं, इनका वो लंगूर नुमा लंदन पलट छिछोरा बेटा है। सारा दिन अब्बू के कान में पता नहीं क्या क्या खुसुर फुसुर करती रहती हैं वो। अब के हैदर को कुछ अंदाज़ा हुआ खतरे का। क्या करूं? बालों में हाथ फेरा। तुम्हारे अब्बा ने अगर 10 तोले जेवर की शर्त न लगाई होती ना, तो अभी नाजी के साथ साथ हमारी भी शादी हो जाती। हैदर प्लीज़ कुछ करो, तुम्हें पता है ना अब्बा पैसे की किस कदर लालची हैं, और वो फुप्पू दिन रात पैसा छनका कर उनके सामने आती रहती हैं। ये ना हो कि वो मुझे लेकर उड़नछू हो जाए और तुम मुँह देखते रह जाओ। एक ही हल है, तुम्हारे वालिद मोहतरम को गोली मारकर फड़का दूँ। हैदर, मैं संजीदा हूँ, माही झंझलाई। तुम संजीदा नहीं हो, माही हो, हैदर की माही, और मेरे होते हुए कोई ऐसा सोचेगा भी ना तो इसकी तो जान ले लूँगा। तुम परेशान मत हो, करता हूँ मैं कुछ। हैदर ने उसकी आंखों में झांका। माही दीवार के पीछे गुम हो गए। घर आराम से मिल गया? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम लोगों को? आदिल, अनस और हसन अभी 15-20 मिनट पहले ही पहुँचे थे। अब वो चारों बैठे चाय पी रहे थे। मेहंदी का फंक्शन शुरू होने में 2-1 घंटे बाकी थे। अभी रात यहीं ठहर कर दिन में शादी का फंक्शन अटेंड करके शाम तक वापसी थी। भाई मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई। पूरा रास्ता ये एहसन इतना बड़ा तरबूज जैसा सर मेरे कांधे पर टिकाकर इतने वाहियात खराटे लेता रहा। आदिल ने चाय का ज़ोरदार सुरपा खींचा। मैं तो बहुत मज़े में था हैदर भाई, अनस ने खुशी से बताया। हाँ, इसकी सीट से अगली सीट पर 2 नकाबपोश हसीनाएँ बैठी हुई थीं। सांस रोक कर बैठा रहा। 3 घंटा बच्चा। आदिल ने खुशी की वजह बताई। आदिल भाई, उनके मुंह तो आगे की तरफ थे, पीछे सिर्फ नकाबपोश सर नज़र आ रहे थे। अनस ने कुछ खिसियाना सा होकर बताया। देख लो, इस पर भी बच्चे का सफ़र किस मज़े से कट गया। हैदर ने दांत निकाले। अनस ने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। अच्छा सुनो यार, तुम लोगों की दोस्ती का इम्तिहान आन पहुंचा है। तूने हमें शादी में शिरकत के लिए बुलाया है या पर्चा देने? हसन की ज़ुबान में खुजली हुई। हैदर ने उसकी बात को कतई लिफ्ट नहीं कराई और खालू और उनके भांजे से जुड़े मसले को गोश गुजार किया और तफसील से सारी बात बताई। अब मुझे कोई हल बताओ इस मसले का। मेरे पास तो 10 तोले जेवर का पैसा नहीं है और कभी इकट्ठा होगा भी नहीं। हैदर के लहजे में परेशानी थी। लाले, तू मुझे अपने खालू के दर्शन करवा दे, फिर बाकी मामला मुझ पर छोड़ दे। हसन ने खिदमत पेश की। और इनके लंदन पलट भांजे को मेरे हवाले कर और बेगम हो जा। ये ऑफ़र आदिल की तरफ से आई थी। मेरे अंदर तो ऐसी कोई भी सलाहियत नहीं है, लिहाजा मुझे तो आप अपने ही साथ रखिएगा। अनस कुछ शर्मिंदा सा बोला। एक खाली प्लाट में कनातें लगा दी गई थी। मर्दाना और जनाना पोर्शन अलग अलग थे। मेहमान भी इक्का दुक्का ही पहुँचे थे। सद शुक्र के खालू माँ अपने भांजे के जल्दी मैदान में आ गए थे। खालू जान, ये मेरे दोस्त हैं। हैदर ने इन तीनों से खालू का तारुफ कराया। हसन ने कुछ इस अकीदत से मिला कि बस हाथ चूमने की कसर रह गई थी। उसके बाद भांजे से तारुफ का मरहला आया।
पतला लंबा सूखा सड़ा इंसान, लंबे लंबे बाल, टाइट सी शर्ट, बिल्कुल टांगों के साथ चिपकी हुई जीन्स। टांगे क्या थी, बेचारी टूथपिक्स महसूस हो रही थी जीन्स के अंदर फंसी हुई। यार ये इनका भांजा है कि भांजी? मुंह हैदर के कान में घुसाकर आदिल ने सरगोशी की। हैदर ने उसके पाँव पर पाँव मारा। हाय, आई एम सेकी। भांजे ने खुद ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया, जिसको आदिल ने बड़ी मोहब्बत से थामा। आ जा बेटे, तेरा ऑपरेशन करूं, दिल में कहा। जी ये सखावत है मेरे खालू के भांजे, हाल ही में लंदन से आए हैं, हैदर ने तारुफ करवाया। फिर अनस और हैदर तो इधर उधर हो गए। अहसन और आदिल ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। एन उस वक्त जब शामियाना खचाखच लोगों से भर चुका था, प्लॉट के एक कोने में अहसन बड़ी अकीदत से खालू जान के साथ बैठा हुआ था। बस न चलता था कि उनके कदमों में ही खुद को निछावर कर दे। खालू बड़ी तवज्जो और ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे और सर धुन रहे थे। अब उनके दरमियान क्या बातें हो रही थी ये तो वही जानते थे या फिर उनका अल्लाह। दूसरी जानिब आदिल सेकी उर्फ सखावत से महवे गुफ्तगू था। वो आंखें फाड़े मुंह खोले आदिल की गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन ज़्यादा देर न सुन पाया, उठकर महफिल से चला गया। आदिल का आधा मिशन इख्तिताम को पहुंचा, बाकी आधे के लिए वो हाथ झाड़ता खालू और अहसन की तरफ आ गया। इस तकरीब के इख्तिताम पर वो किस हद तक कामयाब हुए थे, इसका फैसला आने वाली सुबह को करना था। हैदर उन लोगों को नाश्ता करवा कर देगों वाले की तरफ निकल रहा था जब खालू जान और खाला जान की आमद हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया, पर खालू ने जिस मोहब्बत से पकड़कर इसे भींचा और साथ ही अगला जुमला कहा, कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? बेटा? इस कद्र शीरा टपक रहा था जुमले से कि हैदर को अपने पांव चिपकते हुए महसूस हुए। जहाँ तक इसे याद पड़ता था, इसके और उसके खालू के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे थे। माही और इसका रिश्ता सरासर दोनों बहनों की पसंदीदगी की बिना पर था, वरना खालू कभी दिल से राज़ी न हुए थे इस रिश्ते के लिए। खाला खालू उसको लिए हुए अंदर दाखिल हुए। अम्मी को सामने बैठाकर मुतालबा किया गया कि आज नाजी के फंक्शन में ही हैदर और माही का निकाह भी कर दिया जाए, रुखसती बाद में होती रहेगी। अम्मी और नाजी तो गोया सख्ते में ही आ गई। खुद हैदर का हाल भी इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन इस कदर एमरजेंसी में ऐसी भी कौन सी आफत आ रही है? हैदर थोड़ा झुंझलाया, उल्टे दिमाग का आदमी। बस बेटा, ज़िंदगी और मौत का क्या भरोसा, जो काम ज़िंदगी में हो जाए वही अच्छा, खालू ने कुछ बेचारगी तारी करते हुए कहा। हैदर ने हैरत से खालू के हट्टे कट्टे वजूद पर नज़र डाली। अब इतना भी क्विक एक्शन करने को नहीं कहा था इन मस्खरों को। वो खाला और खालू को अम्मी से बहस मुबाहिसा करता छोड़कर इन लोगों के पास आया। ये क्या किया है तुम दोनों ने? तेवर खासे जारहाना थे। हमने? आदिल ने एहसन को देखा। क्या किया है? आँख के इशारे से एहसन से पूछा। क्या किया है हमने तेरा बिगड़ा काम बना दिया है। जा पानी लेकर आ, पाँव धो धो कर पी हमारे। जवाब एहसन की तरफ से आया। मैंने हथेली पर सरसों जमाने का तो नहीं कहा था। हैदर चिड़चिड़ा हो रहा था। यार मजबूरी थी, आदिल ने बेचारी सी शक्ल बनाई। हैदर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। देख, अगर ये प्रोग्राम कुछ दिन बाद होता तो हमें दोबारा किराया लगा कर आना पड़ता, सो हमने सोचा। बात मुकम्मल न होने पाई थी कि हैदर ने तकिया उसे ज़ोर से दे मारा। एहसान फरामोश आदमी बजाय शुक्रगुजार होने के कातलाना हमले कर रहा है। आदिल ने तकिया वापस उसी की तरफ उछाला। एहसान फरामोश के बच्चे, अब ऐन निकाह के टाइम पर मेरा वो लालची ससुर 10 तोला सोना लिखवाने की फरमाइश करेगा तो मैं क्या करूँगा? हैदर की परेशानी अपनी जगह बजा थी। नहीं लिखवाएगा, हक़े महर शरई होगा। आदिल ने दांतों की नुमाइश करते हुए अहसन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। ड्रामेबाज, ये आखिर तुम लोगों ने क्या चक्कर चलाया है? ये इस बंगाली बाबे का प्लान था सारा। आदिल ने उंगली से अहसन की जानिब इशारा किया। कोई मुझे बताएगा कि ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अनस के लिए मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा था। अब नाजी की रुखसती से पहले पहले हैदर और माही का निकाह हो गया, बगैर किसी बदमज़गी के। हैदर के दिल में जो शक शुबे अंदेशे थे, वो दिल के दिल में ही रह गए। सारा काम बखैर खूबी अंजाम पा गया। मेहमान रुखसत हो गए। इसके यार बैग तैयार किए जाने को बैठे हुए थे जब हैदर एक ताला उठाए अंदर आया। हाँ तो अब बताओ, क्या चक्कर चलाया तुम दोनों ने? तू आम खाने से मतलब रख, पेड़ गिनने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को पड़ेगी। अब ये देखो।
ताला इन लोगों को दिखाया, फिर देखते ही देखते दरवाजे के कुंडे में ताला डालकर बंद कर दिया। अब ये ताला तभी खुलेगा जब मुझे तफसील से सारी बात बताओगे। वो टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गया। अहसन ने आदिल और आदिल ने अहसन को देखा, यानी बताना ही पड़ेगा। प्लॉट के एक कोने में अहसन खालू जान के साथ बड़ी अकीदत से बैठा हुआ था। बस न चलता था कि उनके कदमों में ही खुद को निछावर कर दे। बस चचा जान, क्या बताऊं किस कदर अजीम आदमी है अपने ये हैदर साहब। हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम उन जैसे नहीं हैं। वरना आप खुद सोचिए, जिस इंसान का करोड़ों रुपए का फ्लैट हो इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो लाखों की गाड़ी में घूमता हो, उसे क्या ज़रूरत है हम जैसे गरीब लोगों को मुफ्त में रिहाइश देने की और अपने साथ में रखने की। करोड़ों का फ्लैट, लाखों की गाड़ी, इस कंगले के पास। खालू जान जिस कद्र हैरत में हैरान होते, उतना कम था। बस जी, यही तो बात है हैदर साहब की। गरीब परवर इंसान है, गरीबाना रहन सहन रखते हैं ताकि लोगों में उनकी अमारत का पता न चल सके। आप कभी उधर आए, जिस लग्जरी फ्लैट में हम लोग रहते हैं ना, जो हैदर साहब की मिल्कियत है, वो देखकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लाखों रुपए तो जी उनकी तनख्वाह है, कितने ही घराने उनके पैसों पर पल रहे हैं। अहसन ने कुन अखियों से बड़े मियाँ के तासुरात का जायजा लिया। होठों से टपकती राल के साथ साथ चेहरे पर बेयकीनी सी फैली हुई नजर आ रही थी। मतलब थोड़ी और वर्किंग करनी पड़ेगी, अहसन ने दिल में सोचा। इतना अमीर कबीर आदमी है तो ये बहन की शादी यूं क्यों धूमधाम से नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि माँ को भी हिसाब किताब से ही पैसे देता है। हैदर की इतनी अमारत इन्हें हजम नहीं हो रही थी। आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप हमारे साथ चलकर अपनी आंखों से देख ले। हाय मेरे अल्लाह, कहीं साथ में चल ही ना पड़े, दिल में सोचा। असल में ये जाहिर इसलिए नहीं करते कि फिर लालची लोग उनको ऐसे आकर चिमटेंगे जैसे शहद को मक्खियां आकर चिमट जाती हैं। आप हैदर साहब से तस्करा ना कीजिएगा, वरना वो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। मैंने क्यों इनकी असलियत खोल दी, लेकिन इतना पैसा बंदे के पास हो तो छुपाने की क्या जरूरत। खालू जान को ये बात हजम नहीं हो रही थी। असल में ना बात यह है, एहसन ने राजदारी से अपना मुंह उनके कान के करीब से करीब जोड़ लिया। उन्होंने एक मर्तबा बातों बातों में मुझसे तस्किरा किया था कि थोड़ा तवक्कुफ किया कि क्या किया। खालू जान की बेचैनी इंतहा को पहुंच गई कि उनके कोई इंतहाई अजीज करीबी रिश्तेदार है जो कि इंतहाई लालची हैं। दोनों मर्तबा इंतहाई पर खासा जोर दिया और उनके साथ कोई खास ताल्लुक जुड़ना तय है। खालू जान के खड़े कान और मजीद खड़े हो गए। तो वो इन लोगों से अपना पैसा छुपाने के लिए इतना गरीबाना रहन सहन रखते हैं, ताकि ड्रामाई तवक्कुफ कर दिया। ताकि क्या? खालू जान का पूरा जिस्म कान बन गया था, ताकि इन लालची लोगों से पीछा छुड़ाने में आसानी रहे। असल में ना वो तमाम लालची पर फिर खासा जोर दिया, लोगों से ताल्लुक ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी बात के इख्तिताम पर बड़े मियाँ के तासुरात मुलाहिजा कीजिए। जहाँ पर ज़लज़ले के आसार पाए, खासी तसल्ली हो गई। प्लाट के दूसरे हिस्से में निगाह दौड़ाई तो आदिल सखावत उर्फ सेक्की से महवे गुफ्तगू था। बस बेचारे हैदर भाई बेखबरी ही में मारे गए। माँ ने बचपन में ही निस्बत तय कर दी अपनी भांजी के साथ। अब इन बेचारी को भी क्या पता था कि बड़ी होगी तो ये मसाइल होंगे। कैसे मसाइल? सेक्की के कान खड़े हो गए। पागलपन के दौरे पड़ते हैं लड़की को। कितनी ही बार तो अपने साथ सोने वालों पर कातलाना हमला कर चुकी है। एक बार तो मानो अपनी माँ की जान ही ले ली थी, जान से ही मारने लगी थी। वो तो बाप की ऐन वक्त पर आँख खुल गई। देखें, आप किसी से तस्करा ना कीजिएगा, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, आदिल ने राजदारी से कहा। ये लोग तो इलाज करवा सकते हैं, ये लोग इलाज क्यों नहीं करवाते इसका? बहुत कोशिश की इलाज करवाने की, मगर अफसोस से सर हिलाया। इस बेचारी का मर्ज लाइलाज है। अब हैदर भाई तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जान छुड़ाने की। अल्लाह करे कोई काट का उल्लू फंस जाए तो हैदर भाई की जान छूट जाए। बस काट के उल्लू की इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी। बेचारा महफिल ही छोड़कर चला गया। आदिल हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। प्लान को आखिरी हिस्से तक पहुंचाना और अपना पसंदीदा रिजल्ट हासिल करना, ये काम आदिल के जिम्मे था। खुरामा खुरामा चलता हुआ इन दोनों की जानिब आया। कुर्सी घसीटकर अहसन के मुकाबिल बैठ गया। अफसोस से सर झटका। बेचारा कितना अच्छा इंसान है, पर कितनी कम उम्र लिखवा कर लाया है। खालू ने अपना जलजला ज़दा चेहरा उठाकर आदिल को देखा। आदिल अहसन की जानिब मुतवज्जा था। बेचारे को ब्लड कैंसर है, हर एक से छुपाए रखी है ये हकीकत। बस मुझे सामने पाकर एक गम गुसार दोस्त मिल गया।
اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، سو میرے سینے میں یہ راز منتقل کر دیا۔ اب یہ راز میرے ساتھ ہی قبر تک جائے گا۔ عادل نے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ آج زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا مہمان ہے۔ اچھا احسن، تو نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا نا؟ کس بات کا؟ وہی جو حیدر بھائی کا باس اپنی بیٹی ان سے بیاہنے کو تیار بیٹھا ہے۔ آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، پر سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ بآسانی خالو کے کان تک پہنچ سکے۔ بس یہ جھٹکا خالو کے لیے آخری ثابت ہوا۔ بات سنو بیٹوں، انہوں نے احسن اور عادل کو ایک ساتھ پکارا۔ ایک مشورہ چاہیے تھا تم لوگوں سے۔ آخر کو تم حیدر بیٹے کے اتنے قریب ہوتے ہو۔ عادل اور احسن نے فاتحانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مشورہ ہی دینے کے لیے تو یہ سارا چکر چلایا تھا۔ حیدر دونوں ہاتھ سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یار میری سمجھ میں نہیں آتا، تم لوگ میرے لیے رحمت ہو یا زحمت؟ رحمت، عادل نے دانت نکالے۔ اب یہ جو اتنی پراپرٹی شو کرنی ہے مجھے، گاڑی، لگژری فلیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیسے ہوگا؟ اب اس کا جواب تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ بس اتنی ہے کہانی۔ آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہے۔ دیکھیے دوست لوگ اپنے دوستوں کے لیے کیسے کیسے چکر چلاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں دوستی۔ کبھی کبھی بنا دیتے ہیں کچھ، تو کبھی بات بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بن بھی گئی ہے اور بگڑ بھی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اس کے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی کہانی میں، اس کے اگلے حصے کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ خوب خیال رکھیے اپنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پلیز سبسکرائب کریے اور لائک کریے اور کمنٹس لکھیے، اور پھر ملتے ہیں اگلی حصے کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔